नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में आज फिर से भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में भयंकर बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई है और उनका कहना है कि मानसून की ट्रफ लाइन फिलहाल फिरोजपुर, संगरूर, दिल्ली, गया, मालदा और त्रिपुरा से होते हुए बांग्लादेश तक गुजर रही है और जिसको लेकर अब पूरे बिहार में मेघ गर्जन के साथ आंधी तूफान और भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है और साथ ही बिहार के कई जिलों में ब्लू अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। तो वहीं बिहार के जिन जिलों में आज सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है वे जिले हैं किशनगंज, अररिया, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल और बिहार के बाकी अन्य जिले। इन जिलों के लोगों को ज्यादा सावधान रहने को कहा गया है और उन्हें अलर्ट करते हुए उन्हें चेतावनी दी गई है कि बिना वजह के घरों से बाहर ना निकलें। बिहार में अगले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो सकती है। तेजस्वी यादव ने अब प्रदर्शन का कर दिया ऐलान। 7 अगस्त को जातीय जनगणना की मांग को लेकर सड़क पर उतरेंगे आरजेडी नेता। जी हां, बिहार में जातीय जनगणना की मांग को लेकर जारी सियासी उथल पुथल के बीच अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विशाल धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है और जानकारी के अनुसार शनिवार 7 अगस्त को मंडल दिवस के अवसर पर बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में राजद की ओर से जातीय जनगणना कराने, आरक्षित कोटे से बैकलॉग के लाखों रिक्त पद भरने और मंडल आयोग की शेष सभी अनुशंसाएं लागू करने की मांगों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन होगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के आह्वान पर और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है और अब 7 अगस्त 2021 को सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से बिहार के सभी जिला मुख्यालयों की सड़कों पर प्रदर्शन होगा। बाढ़ को लेकर अब राजू दानवीर ने सरकार पर कर दिया बड़ा हमला। कहा कि बाढ़ से जनता त्रस्त है और पीएम सीएम करने में डबल इंजन की सरकार मस्त है। जी हां, भारी बारिश के बाद अब बिहार में आई बाढ़ को लेकर जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है और राजू दानवीर ने कहा है कि बाढ़ से लोग परेशान हैं। कई जिलों में यही स्थिति बनी हुई है और इस दौरान जान माल की भी क्षति हुई है और मदद के लिए लोग अब सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन सरकार की ओर से राहत कार्य के नाम पर लोगों को कुछ भी नसीब नहीं हो रहा है। डबल इंजन की सरकार बस पीएम सीएम खेलने में लगे हैं और अधिकारी व ठेकेदार लूटने में लगे हैं। और इसके साथ ही राजू दानवीर ने सरकार से बाढ़ पीड़ितों के लिए 6 महीने का राशन, पशुओं के लिए चारा और 10,000 रुपए नगद हर परिवार को देने की मांग की है। उनका कहना है कि बिहार में बाढ़ हर साल सरकार की लापरवाही और अधिकारियों व ठेकेदारों की लूट की वजह से आती है। उन्होंने कहा कि सरकार और उनके अधिकारी कभी भी बाढ़ का स्थायी समाधान निकालना नहीं चाहते हैं और जिसका खामियाजा हर साल जनता को भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि मुसीबत के वक्त वे जनता की मदद करें और उन्हें 6 महीने का राशन और 10,000 नगद राशि प्रदान करें और साथ ही किसानों को उचित मुआवजा भी दिया जाए, क्योंकि हजारों हेक्टेयर में लगी फसलें बर्बाद हो गई है। अब बिहार के गांव में ही बनेगा जातीय आवासीय और आय प्रमाण पत्र। नीतीश सरकार करने जा रही है तैयारी। जी हां, बड़ी खबर है कि ग्राम पंचायतों में स्थापित किए गए आरटीपीसीएस काउंटर को अब चालू करने के लिए पंचायती राज विभाग की ओर से 15 अगस्त की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है और अब पंचायतों में जनता की सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर विभाग की ओर से सभी जिलों को पत्र भी जारी कर दिया गया है। और साथ ही पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि सेवा बहाल करने के लिए सभी पंचायतों को आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध करा दिया गया है और आरटीपीसीएस काउंटर खोले जाने के बाद अब गरीबों और मजदूरों को जातीय आवासीय और आय एवं अन्य कार्यों के लिए प्रखंड और अनुमंडल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि आरटीपीसीएस काउंटर की व्यवस्था हर पंचायत के पंचायत सरकार भवन में की गई है और जहां पर पंचायत सरकार भवन नहीं है वहां पर मनरेगा भवन या फिर अन्य सरकारी भवन में
इसका संचालन किया जाएगा। लालू यादव ने अब कर दिया चिराग पासवान का समर्थन और कहा कि हमारे लिए वही रहेंगे एलजेपी के नेता। जी हां, पिछले कुछ दिनों से लोक जनशक्ति पार्टी में काफी उथल पुथल मचा हुआ है और चिराग पासवान को उनकी ही पार्टी के तमाम लोगों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है, तो चिराग पासवान के चाचा तक ने उनका साथ छोड़ दिया है और ऐसे में अब चिराग पासवान को लालू प्रसाद यादव का समर्थन मिला है और लालू यादव ने कहा है कि हमारे लिए तो एलजेपी के नेता वही रहेंगे। और इसके साथ ही लालू यादव ने कहा कि वे चाहते हैं कि उनके बेटे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान के साथ बिहार में गठबंधन करे। उन्होंने कहा कि मैं दोनों को साथ देखना चाहता हूं। लालू यादव ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी में अंदर खाने चाहे जो भी हो रहा हो, हमारे लिए तो चिराग पासवान ही एलजेपी के नेता रहेंगे। तो वहीं एक और बड़ी खबर है कि अब चिराग पासवान ने लालू यादव के गठबंधन के प्रस्ताव पर जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन अभी मेरी प्राथमिकता आशीर्वाद यात्रा है। चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि हाल फिलहाल उनका ध्यान सिर्फ आशीर्वाद यात्रा पर है, लेकिन चुनाव नजदीक आने पर गठबंधन की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अब पप्पू यादव ने कर दिया समर्थन, ट्वीट करके बताई अपनी इच्छा। जी हां, बड़ी खबर है कि जातीय आधारित जनगणना को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अब जदयू के साथ अन्य दलों ने भी समर्थन करना शुरू कर दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जातीय जनगणना की मांग को लेकर अब जीतन राम मांझी के बाद पप्पू यादव ने भी इसका समर्थन कर दिया है और पप्पू यादव ने नीतीश कुमार से ट्वीट करते हुए कहा है कि जातीय जनगणना से केंद्र सरकार पीछे भाग रही है, तो नीतीश कुमार इसकी शुरुआत बिहार से कर दें, बिहार में एक नजीर पेश करें। उन्होंने कहा कि जातीय आधारित जनगणना में आर्थिक और शैक्षणिक आंकड़ों की गणना में समन्वय समावेशी विकास की एक ठोस रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी। बिहार को इसमें मिसाल बनाएं। आपको बता दें कि इससे पहले एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को अपना समर्थन दिया है और कहा है कि जब देश में सांप, बाघ, बकरी की जनगणना हो सकती है तो फिर जातियों की क्यों नहीं। उन्होंने कहा है कि देश के विकास के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है, पता तो लगे कि किसकी कितनी आबादी है और उसे सत्ता में कितनी भागीदारी मिली है। तो वहीं जातीय आधारित जनगणना को लेकर अब तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं। बिहार में अब 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू। जी हां, राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 94,000 खाली पदों के लिए शिक्षकों के चयन को लेकर दूसरे चरण की काउंसलिंग सोमवार से ही आरंभ हो गई है और पहले दिन नगर निकायों में सामाजिक विज्ञान विषय के लिए जिला मुख्यालयों में व्यापक इंतजाम के बीच ये प्रक्रिया पूरी की गई है। तो वहीं शिक्षा विभाग के मुताबिक पहले दिन शिक्षकों के अंतिम रूप से चयन में बड़ी कामयाबी विभाग को मिली है और 18 नगर निकायों में सोमवार शाम संपन्न हुई काउंसलिंग के बाद उसकी रिपोर्ट भी अब जिला मुख्यालय को मिल गई है और सामाजिक विज्ञान विषय में कक्षा 6 से 8 के लिए 99 पदों के विरुद्ध 98 शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है और पूर्वी चंपारण जिले में एकमात्र पद रिक्त रह गया है। तो वहीं आपको बता दें कि काउंसलिंग की प्रक्रिया आरंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 13 अगस्त तक चलनी है और उसके बाद उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। पेमेंट करना अब होगा और भी आसान, पीएम मोदी ने ई-रूपी को किया लॉन्च। जी हां, बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ई-रूपी को अब लॉन्च कर दिया है और जिसको नेशनल पेमेंट कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया है और एनसीपीआई ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से इसे विकसित किया है, जो कि एक डिजिटल भुगतान करने के लिए पूरी तरह से कैशलेस और कॉन्टैक्ट
वायरलेस साधन है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है और ई रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को और भी प्रभावी बनाने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएगा। और अब सरकार या कोई भी संस्था यदि किसी की पढ़ाई, इलाज, रोजगार सहित दूसरे काम में मदद करना चाहती है तो वे कैश के बजाय ई रूपी दे सकेंगे और इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि उनके द्वारा दी गई राशि उसी काम में लगी है जिसके लिए राशि निर्गत की गई थी। मंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर अब जदयू ने कर दिया पलटवार। कहा कि बड़बोले नेताओं की बातों पर हम ध्यान नहीं देते। जी हां, बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में गठबंधन सरकार होने की वजह से बीजेपी को सरकार चलाने में परेशानी हो रही है और 4 अलग अलग विचारधारा की पार्टियों के साथ होने से बीजेपी की नीतियों को लागू करना मुश्किल है। और उन्होंने यहां तक दिया कि बीजेपी ने 73 सीट लाने के बावजूद जदयू नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। तो वहीं सम्राट चौधरी के इस बयान पर अब जदयू की तरफ से भी पलटवार किया गया है और जदयू प्रवक्ता सुहेली मेहता ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि सम्राट चौधरी का यह बयान नहीं, उनका बड़बोलापन है। ये एक ऐसे नेता की बातें हैं जिनको बहुत ज्यादा राजनीति समझ में नहीं आती है और जो लोग उंगली पकड़कर राजनीति में लाए गए हैं और वही लोग नीतीश कुमार के लिए इस तरह का राजनीतिक बयान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो संघर्ष से उपजे हुए नेता हैं और जिन्होंने बिहार को बहुत गहराई से देखा है वे ऐसे बयान नहीं देंगे। सुहेली मेहता ने कहा कि इस पर हम लोग ज्यादा नोटिस नहीं लेते हैं क्योंकि उनकी संस्कृति ही ऐसी रही है व्याकुल होने की और कहा कि इनकी जिस पार्टी से शुरुआत हुई थी जब वे उस पार्टी के ही नहीं हो पाए जहां अवैध रूप से ये मंत्री बनाए गए थे, विधायक बनाए गए थे, तो ये किसी और के क्या होंगे। बिहार में अब स्टेशन के अलावा ग्रामीण सड़कों पर भी मिलेंगे कूली, सरकार करने जा रही है बहाली। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार सरकार का ग्रामीण कार्य विभाग अपने अधीन 1 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों की मरम्मत कराने जा रहा है और विभागीय स्तर पर होने जा रहे इस मरम्मत कार्य के लिए कई कर्मियों की जरूरत विभाग को होने वाली है और इसको लेकर छोटे बड़े सभी पदों पर कर्मचारियों की बहाली करने के लिए प्लानिंग भी चल रही है। तो वहीं इसी क्रम में अब कूली की बहाली भी की जाएगी और औसतन हर 2 पंचायत में एक पथ कूली की बहाली होगी और कई जगहों पर एक पंचायत में एक कूली भी तैनात रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार के अधीन 1070 वर्क सेक्शन हैं और प्रत्येक सेक्शन में 5-5 कूलियों के हिसाब से कुल 5350 पथ कूली रखने की योजना है और पथ कूलियों की नियुक्ति सीधे तौर पर नहीं होगी, इसके लिए आउटसोर्सिंग का सहारा लिया जाएगा और इसका मानदेय भी एजेंसी के जरिए ही दिया जाएगा।